नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट 5 में। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि फ्रांस में क्या हो रहा था। सारे लोग विद्रोह कर दिए थे, सारे फार्मर्स विद्रोह कर दिए थे और वहाँ नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। राजा के बॉडीगार्ड्स मारे जा चुके थे, ज़मींदार लोग मारे जा चुके थे, वो सब देश छोड़ के चले गए थे। और अफवाह अफवाह में शहर में क्या हुआ, राजा के बॉडीगार्ड्स और जो विलेजर्स थे उनके बीच में आपसी लड़ाई हुई और सारे जितने आर्मी वाले थे, मतलब उनके किंग के सोल्जर्स थे, वो सारे मारे जा चुके। तो अब जो राजा लुईस 16 था, ही वॉज सो मच फेयरफुल, वो बहुत डर गया और लास्ट में डरता मरता क्या न करता। मजबूरी में लुईस 16 क्या किया, जो संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन कौन, नेशनल असेंबली, उसको मान्यता दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राजा का पावर कम करना है। तो लुईस 16 क्या किया, अगले पार्ट पिछले पार्ट से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन था ना, तो लुईस 16 क्या किया, लुईस 16 एक्सेप्टेड क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लुईस 16 क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, नेशनल असेंबली ने। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, ठीक है ना। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको पहले राजा नहीं स्वीकार कर रहा था। जैसे बोल रहे थे ना, वोटिंग पावर एक एक होना चाहिए, वो सब नहीं मान रहा था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो लुईस 16 को मानना पड़ेगा, तो उसको हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है ना। तो नेशनल असेंबली बनते ही ये किस समय में हुआ, 1789। अब ये क्या है, 4 अगस्त 1789। डेट उतना याद नहीं रखना, लेकिन आप एक बार इसको स्टोरी के रूप में समझ रहे हो तो याद रखिए। ठीक है ना। नेशनल असेंबली जो था वो अब मान्यता मिल गया उसको। क्या हो गया उसको, अब मान्यता मिल गया। किसको, नेशनल असेंबली को। ये नेशनल असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। वो जो थर्ड स्टेट के लोग मीटिंग छोड़ के आए और टेनिस कोर्ट में मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको राजा ने एक्सेप्ट किया। अब इस नेशनल असेंबली ने जब इसके पास पावर आ गया कि अब ये पावर है, लॉ बना सकता है, तो पहला ये क्या सिस्टम किया, सबसे पहला चीज जो था वो फ्यूडल सिस्टम को हटाया, है ना। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। यानी सबसे पहले इसने जमींदारी सिस्टम हटाया। जमींदारी सिस्टम मतलब क्या, कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा जमीन रहेगा, उसका मालिक रहेगा और उसके अंदर बहुत सारे गरीब और छोटे छोटे किसानों को वो काम करवाएगा, खटवाएगा, मेहनत करवाएगा। ठीक है, उन किसानों का कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी उद्धार और कल्याण नहीं होगा। बाकी वो जमींदार और जो सामंत है वो दिन पर दिन क्या होगा, अमीर होता जाएगा। तो इस फ्यूडल सिस्टम को क्या किया, इसने हटाया, है ना। और टैक्स एंड ऑब्लिगेशन क्या किया, और टैक्स सिस्टम को भी हटाया। जो कहा गया था ना कि केवल थर्ड स्टेट टैक्स देगा, इस सिस्टम को हटा दिया गया कि केवल थर्ड स्टेट टैक्स देगा। ठीक है ना। तो जो ऑब्लिगेशन था, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, मजबूरी। ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स तो क्या कर दिया, इस नेशनल असेंबली ने हटा दिया। यानी दो बात, सत्ता में आते ही मान लो आप बोला जा रहा है कि आप लड़ाई कर रहे हो कि हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम बोले हाँ सुनाओ। तो सुनाते ही आप पहला अपना पॉइंट क्या रखे, नेशनल असेंबली ने रखा कि सामंतवादी सिस्टम हटाओ, जो जमींदारी प्रथा उसको हटाओ, और दूसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स, टैक्स वाला सिस्टम हटाओ जो थर्ड स्टेट के ऊपर आप लोग थोप दिए थे, लाद दिए थे, बाध्य कर दिए थे, उसको हटाना जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, जो टैक्स एक और था, तीत वाला टैक्स। तीत क्या था, जो 1/10 था प्रोडक्शन का। तीत वाला जो टैक्स था, हर किसान को 10% यानी कि 1/10 अपना जो है प्रोडक्शन का देना है, उसको भी क्या किया गया, हटा दिया गया।
कैंसिल कर दिया गया कि चलो भाई अब कोई टैक्स नहीं देना है 10% वाला, ठीक है ना। जो क्लर्जी थे, याद रखिए क्लर्जी कौन थे, फर्स्ट स्टेज जो सबसे पावरफुल लोग थे, चर्च वाले, एकदम बोलते हैं हमें तो पंडित है, फादर है, पोप है, हाँ। तो क्लर्जी टू गिव अप प्रिविलेजेस, क्लर्जी लोग जो बहुत सारा जो इज्जत पा रहे थे, धन पा रहे थे, वो सब क्या है अब इनको खोना पड़ेगा। ये सब अब पहले जैसा उनका रुतबा नहीं रहेगा समाज में। ये नहीं कि जो ये कह देंगे वही माना जाएगा और इनको कोई टैक्स नहीं देना है, ये सब बंद कर दिया गया। अब सारे लोग क्या है, बराबर। कहने के लिए मान लीजिए कि अभी क्या है, सारे लोग बराबर है, क्योंकि कोई कितना भी बराबर हो जाए, अमीर और गरीब कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कहने के लिए कहो कि सब बराबर, हम बराबर, तुम बराबर, लेकिन एक अमीर और गरीब कभी बराबर नहीं होगा और ये देखने को मिलेगा। इसी के कारण आगे और प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि क्लर्जी जो है उसका ये सब हटा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, इनका जो चर्च था, क्लर्जी लोगों के पास चर्च और जमीन होता क्या है ना, जो चर्च होते हैं इनके पास बहुत ज़मीन होता है। हमारे इंडिया में भी भारत सरकार ने चर्चों को इतना ज़मीन दे रखा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और ज़मीन की कीमत तो होती है। तो चर्च जो था जब्त कर लिया गया, यानी कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया। कॉन्फिस्केटेड चर्चेज को कॉन्फिस्केट करके इसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो बोले कि ये बेचने से क्या फ़ायदा हुआ, जो नेशनल असेंबली आई, जितनी खराब चीज़ें थी टैक्स पैक्स वाला हटा दिया, और जो लोग बैठे हुए थे, है ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के इतना दिन से धन नहीं दे रहे थे, कर्ज नहीं दे, बोल रहे थे कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, टैक्स लगाना होगा, इसलिए किसानों पर टैक्स लगाओ। तो राज्य के पास 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज है। तो लोग बोला ठीक है टेंशन मत लो, कर्ज है तो हम लोग है ना रास्ता निकालते हैं। तब नेशनल असेंबली क्या करता है, जितना चर्च का ज़मीन रहता है सबको जब्त करके बेचता है, जितना नोबेल से फैमिली के थे, जिनका उनका खजाना था, जितना धन था, उसको जब्त करके बेचता है। और जब बेचता है तो आश्चर्य ये होगा कि 2 बिलियन लीवर्स से ज़्यादा का प्रॉपर्टी आ जाता है। ये अब पता चला कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है, सारा पैसा तो चर्च वाले और नोबिलिटी वाले लेके बैठे हुए थे। सारे अमीर लोग अपना जितना धन है लेके ऐसे बैठ जाओ, ऊपर उसके बैठ जाओ और कहो हाँ पैसा तो है ही नहीं। अरे पैसा बचेगा कहाँ जब तुम सब लूट ले रहे हो। जब जैसे यहाँ के नेता भारत के सारे क्या करते हैं, लूट लेते हैं। ये नाली बनाने के लिए योजना में आया 50 करोड़, लूट लो। रोड बनाने के लिए आया, लूट लो। पुल बनाने के लिए आया, लूट लो। राशन के लिए आया, गरीबों का लूट लो। बाद में कहो राज्य सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करे, गरीब है, इसलिए आपको टैक्स देना होगा, इसलिए पेट्रोल का दाम महंगा कर दो। वाह भाई वाह। तो समझ में आया, चर्च क्या कर लिए गए, कन्फिस्केट कर लिए गए। तो ये सारा कार्रवाई किया गया किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा, जब ये पावर में आए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली ये सारा काम तो कर दिया। इसके बाद मेन आता है कि अब फ्रांस कैसे चलेगा, कौन राज्य करेगा, फ्रांस में सिस्टम क्या होगा, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होगा, अब वो पढ़ेंगे हम। इस पर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फ्रांस अब कैसा बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस अब कैसा क्या कहलाएगा, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि मोनार्की मतलब होता है राजा व्यवस्था। मतलब यहाँ अभी भी सबसे पावरफुल कौन होगा, यहाँ अभी भी सबसे पावरफुल कौन होगा, राजा होगा। लेकिन राजा का पावर जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। और अब राजा को रोकने के लिए, राजा पे थोड़ा कंट्रोल लगाने के लिए क्या आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। यानी राजा के अलावा भी कुछ लोग होंगे, लेकिन अभी भी राजा तो रहेगा ही,
ठीक है ना। ये लोग नेशनल असेंबली वाले थोड़ा दयालु थे, बोले चलो एक मौका दिया जाता है कि जो राजा वाला व्यवस्था है इसको रहने देते हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी आप देख रहे थे अबेसियस और वो एक और व्यक्ति था जो प्रिस्ट नोबेल फैमिली से था, तो ये लोग अमीर ही थे जो लीडर थे उनके, है ना। तो जो मिराब्यू और अबेसियस जो लीडर था इनका, वो तो अमीर ही थे, इसलिए थोड़ा तो अमीर का पक्षपात लेंगे ही ना, ठीक है ना। गरीबों का कल्याण तो करो, लेकिन है तो वो अमीर, इसलिए नेशनल असेंबली के मन में ये था कि चलो राजा तो रहेगा ही, राजा को अभी नहीं हटाते हैं, ठीक है ना। लेकिन और राजा के साथ साथ और क्या क्या रहेगा ये देखना, और क्यों राजा को नहीं हटाए, इसमें इनका क्या फ़ायदा है ये भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, कब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ इनका, 1791 में। इनका कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और इनका मेन, इनका ये चाहते क्या था, एम क्या था, मेन एम क्या था, लिमिट पावर ऑफ मोनार्की, जो राजा था उसका पावर कम करना था, लिमिट पावर ऑफ किंग, ठीक है ना। किंग का पावर को कम करना था मेन लक्ष्य किसका, इनका, ये हम लोग अभी से जान रहे हैं। और पावर को डिवाइड करना था, पावर को क्या करना था, पावर को डिवाइड करना था 3 पार्ट में, अभी तक बता चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो ये जो है ये तीनों है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ये तीनों कैसे बनेगा, पावर, किंग का पावर लिमिटेड होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो वो सारा चीज़ अब हम लोग अभी अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। कितना मिनट हो गया, 11 मिनट हुआ, चलिए ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग चालू करते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा कि इतने लोग, गरीब लोग लड़ाई किए, इतने गरीब लोग आंदोलन किए, इनको क्या मिला, आप इतना लड़े, आपको मिला क्या। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये 2 टाइप के सिटीजन होंगे। जैसे भारत में है ये वोटिंग राइट जो होता है, सब वोट कर सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, बस 18 साल की उम्र होना चाहिए, सारे लोग वोट कर सकते हैं। फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में उस समय तो दुनिया में कहीं नहीं था, फ्रांस में क्या था कि जो महिलाएं हैं, जो औरत है, औरत वोट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। औरतों को हरदम से छोटा और नीचा समझा जाता रहा है कि बोलते हैं औरत के पास दिमाग नहीं होता है। ये यूरोप के जो फिलोसफर थे उनका मानना था, अरस्तु और प्लूटो का, प्लूटो एक बहुत बड़ा नाम था, वो तो औरतों के पास दिमाग नहीं होता, ये तो बस वस्तु है, सामान है, कुर्सी मेज टेबल चेयर होते हैं। मेरे को भी गुस्सा आता है सुन के, ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें वो कैसे कर सकते हैं। इसलिए औरत और बच्चों को तो वोट नहीं देना है, ठीक है। तो मर्द वोट दे सकते हैं क्या, हाँ मर्द वोट दे सकते हैं, लेकिन जो मर्द गरीब है वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो बोला ये क्या बात हुआ भाई, जो अमीर, पहले तो वोट देने के लिए मर्द होना जरूरी है, उसके बाद से भी अमीर होना जरूरी है, ठीक है ना, वो वोट दे सकते हैं। वोट देंगे तो किसको वोट देंगे, कौन चुना जाएगा, कोई तो चुना जाएगा, जो चुना जाएगा वो उनसे भी अमीर होंगे, यानी गरीब तो चुना ही नहीं जाएगा। इसमें आप सिस्टम पर कमी समझ रहे हो, वोट कौन देगा, अमीर, चुना कौन जाएगा, उससे भी अमीर, तो गरीब कहाँ गया, भाड़ में, ठीक है ना। तो जो लोग वोट नहीं दे सकते थे उनको हम लोग पैसिव सिटीजन्स कहते थे, क्या कहते थे, पैसिव, सबसे नीचे फेंक दो इनको, पैसिव सिटीजन्स। कैसे नागरिक है ये, निष्क्रिय है, जिनका समाज में कोई वैल्यू नहीं है। कौन हो गए, वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए और पुअर मैन हो गए। ये ऐसे 20-22 मिलियन लोग हैं लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये है पैसिव सिटीजन, जिनको वोटिंग का राइट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको वोटिंग का राइट है उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एक्टिव सिटीजन। क्या कहेंगे, एक्टिव सिटीजन। आप बोलेगा अच्छा भैया ये अमीर होते हैं क्या, हाँ ये अमीर होते हैं, और इतने अमीर होते हैं कि ये जो टैक्स देंगे ना, ये टैक्स देंगे 3 गुना जितना एक गरीब मजदूर कमाता है,
उसका कमाई का 3 गुना देंगे। मान लीजिए कि एक मजदूर है, वो 3 दिन में 100 रुपये कमाता है, दिन में 300 रुपये कमाएगा, 300 रुपये कमाएगा। ये तो जो अमीर आदमी है वो 300 रुपये से ज़्यादा तो टैक्स दे देगा। तो जो 300 से ज़्यादा 3 गुना से ज़्यादा टैक्स दे सके उनको ही वोटिंग का राइट है, वही वोट करेंगे। और ये किसको वोट करेंगे, चुनेंगे किसको, नेशनल असेंबली को। ठीक है, एक सेकंड, ये किनको चुनेंगे, ये एक्टिव सिटीजन है, ये चुनेंगे इलेक्टर्स। ठीक है ना, किसको चुनेंगे, इलेक्टर को चुनेंगे। ये क्या है भाई, ये इनसे भी अमीर होंगे, इनकी संख्या लगभग 50,000 होगी। उस समय के हिसाब से इनकी संख्या थी 4 मिलियन। 4 मिलियन मतलब 40 लाख। 40 लाख में से कौन चुने जाएंगे, ये 50,000। और ये किसको चुनेंगे, ये नेशनल असेंबली, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये सब काम ताम जहाँ हो रहा था, उसको कौन चुनेंगे, ये लोग चुनेंगे। यानी उसका नाम क्या है, नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगा किसको, ये नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करेगा, राजा को। अब समझ में आया, राजा तो रहेगा, राजा तो अभी भी है, लेकिन राजा को कौन कंट्रोल करेगा, नेशनल असेंबली करेगा। नेशनल असेंबली को कौन चुनेगा, कुछ 50,000 गिने चुने अमीर लोग। इनको कौन चुनेगा, उनसे कम अमीर लोग, एक्टिव सिटीजन जिनको कहा जा रहा है, जिनके पास चुनने का अधिकार है, वोटिंग का राइट है, जो 3 गुना से ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं। जो गरीब है वो भाड़ में जाओ, उसका कोई बात ही नहीं करना है यहाँ पर। इस सिस्टम में गरीबों का कोई बात नहीं होगा। इसलिए इसके बाद भी जो इस सिस्टम बनेगा, इसके बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आएगा कि सब ठीक ठाक से चलेगा, नहीं, उसके बाद फिर लड़ाई होगा। ठीक है ना, तो आप बस इस स्टोरी के रूप में समझते जाओ। किंग को कंट्रोल करेंगे कौन, नेशनल असेंबली वाले। ठीक है, किंग का जो मिनिस्टर होगा, किंग के जो मंत्री होंगे, मिनिस्टर, उनको भी कौन कंट्रोल करेगा, नेशनल असेंबली। लेकिन याद रखिए, किंग के पावर वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब क्या होता है कि ठीक है कंट्रोल तो करेगा, लेकिन किंग ने जो बोल दिया ना कि नहीं हमको ऐसा ही करना है, तो फिर उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किंग भी देखा कि जब इतना ये सब कुछ हो गया है, ज़्यादा कुछ करेंगे तो मेरे ही को पकड़ के मार देगा। ठीक है, इसलिए नाम के लिए वीटो पावर दे दिया, हालांकि रियल में उतना कोई पावर रह नहीं गया था किंग का। सब मेन पावर कहाँ आ गया था, नेशनल असेंबली के पास आ गया। तो नेशनल असेंबली क्या हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। अब जो भी कानून बनेगा, टैक्स देना है नहीं देना है, ब्रेड का दाम महंगा होगा सस्ता होगा, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या अपराध है क्या नहीं है, वो कौन तय करेगा, नेशनल असेंबली। इसका बनाया हुआ लॉ को, कानून को लागू कौन करेगा, किंग करेगा। तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव। और ये दोनों अगर कुछ गलत काम किया तो, मान लो नेशनल असेंबली और ये मिल गया तो, और ये दोनों मिलकर ही पूरा इन लोगों को लूटेगा, तो यानी इन दोनों से अलग कौन होगा, जुडिशियरी, जो इन दोनों को देखेगा। जुडिशियरी जो इन दोनों को देखेगा कि ये मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। और इस जुडिशियरी को कौन चुनेगा, ये जो एक्टिव सिटीजन है, ये डायरेक्ट चुनेंगे, इनको वोट करके डायरेक्ट चुनेंगे। काफी प्यास लगा है तो इसको पढ़ा के जाते हैं। तो अब समझ में आ गया, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्या है। पैसिव सिटीजन वो है जिनको वोटिंग का राइट नहीं, एक्टिव वो है जिनके पास वोटिंग का राइट है, वो डायरेक्ट नेशनल असेंबली तक पहुंचेंगे और वही जुडिशरी को भी चुनेंगे। तो और नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करेगा, किंग को। नेशनल असेंबली किसको देखेगा, मिनिस्टर को। तो ये सिस्टम बना उस समय के रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है ना, और यही सब कानून बोला गया कि राजा का पावर लिमिटेड हो गया। ठीक है ना, थोड़ा छूट दे दिया गया इन लोगों को, टैक्स कम देना पड़ेगा, चर्चेस का प्रॉपर्टी जब्त कर लिया गया। ठीक है ना, और यही सब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें हो गई। ठीक है ना, और तो अगर ये बात समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि और कौन कौन से अधिकार मिले लोगों को। ठीक है,
तो आप बोले फिर पैसिव सिटीजन्स को क्या मिला, तो पैसिव सिटीजन्स को कुछ मिला, अधिकार मिला, खाली वोटिंग राइट नहीं मिला था। जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनको वोटिंग राइट तो मिला और बाकी सब सुविधा भी मिली, लेकिन पैसिव सिटीजन्स या बाकी पूरे फ्रांस के गरीब लोगों को क्या मिला, कुछ अधिकार मिला। बोला जाएगा कि अब हम लोग खुशी खुशी कुछ अधिकार ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इनको क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन। अब ये जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। अब इनको जीने का अधिकार मिला, राइट टू लिव। जो हम लोग के पास अभी अधिकार है वो सब अधिकार उन लोगों को 1791 में फ्रांस में मिलने लगा, ठीक है ना। तो इसका बात ये है कि बोला जा रहा है कि सब लोग कानून के सामने बराबर है। बोला गया ना, जुडिशियरी बनाया गया, चाहे वो राजा हो चाहे एक भिखारी हो, अगर कोई पाप करेगा या अपराध करेगा और सबको समान रूप से सजा मिलेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये सब अधिकार था लोगों का कि हम जी सकते हैं, खुले से घूम सकते हैं, मेरे को बोलने का आज़ादी है, सोचने का आज़ादी है, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, ठीक है ना। ऐसा बात हम कर सकते हैं और मेरा ये अधिकार है कि हम चाहे जो करें, अच्छी काम है। और ये अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है, राजा का। अगर मेरा अधिकार सुरक्षित नहीं रहा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, ऐसा गरीब लोग कहे, ठीक है। यानी कि थर्ड स्टेट के जो पैसिव सिटीजन थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बाहर क्या निकल के आया, ये सब आया, नए नए आइडियाज, आज़ादी के, बराबरी के, समानता का, जन्म से कोई, हाँ एक बर्थ वाला है ना, नो वन इज स्पेशल, नो वन इज स्पेशल बाय बर्थ। जन्म से जो है उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि हाँ अगर हम राजा का बेटा बन गए या फिर मंत्री का बेटा है तो मेरे को सब सुविधाएं मिलेगी। ऐसा सारा कोई सुविधा नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये सब जब आंदोलन हुआ तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ हुआ। तो एक बार सिंबल हम बता दे रहे हैं, वैसे कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जानना ज़रूरी है क्योंकि इन सिंबल्स का अभी तक यूज़ होता है। तो ये सब आउटकम थे, ये सब क्या थे, आउटकम। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग को क्या मिला, आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ऐसे नहीं कर सकते। ये सब आइडियाज़ मिले, ये सब बातें मिले जिसको अब पूरा दुनिया अपनाता है। इसको मिटा देते हैं और इस टॉपिक में एक सिंबल करके इसको बंद करते हैं। क्या है सिंबल? तो पहला क्या था, द ब्रोकन चेन, द ब्रोकन, यानी कि चेन है, ये चेन टूटा हुआ चेन दिखाया जाता था। टूटा हुआ चेन दिखाने का मतलब क्या है कि अब कोई भी गुलाम नहीं है। पहले क्या होता था ना, गुलाम प्रथा था। गुलाम प्रथा मतलब क्या, अमीर लोग अपने घर में काम करवाने के लिए गुलाम लाते थे जिनको हम लोग स्लेव्स करते थे। यानी कि इससे क्या हुआ, एबॉलिश्ड स्लेवरी सिस्टम, एबॉलिश्ड स्लेवरी सिस्टम। पहले क्या था, दास प्रथा था। मेरे को अगर किसी को काम करवाना है घर में तो पहले ऐसे नहीं आता था कि हम आएंगे, बर्तन धोएंगे, पैसा लेंगे, जाएंगे। गुलाम हम खरीद के लाएंगे, जाएंगे सब्जी मंडी या गुलाम मंडी, गुलाम मंडी में एक एक अच्छे अच्छे प्रकार के गुलाम होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, पुरुष स्त्री। मेरे को जैसा गुलाम चाहिए होगा वैसा। मेरे को मान लो कि पुरुष को लेके आना है, पुरुष को लेके आएंगे, स्त्री को लेके आना है, स्त्री को लेके आएंगे। तो जो गुलाम चाहिए उसको लाएंगे और घर में जितना काम कराना कराएंगे। यानी इंसानों को जानवरों की तरह खरीदा जाता था। तो ये सिस्टम को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और उसका सिंबल क्या था, ब्रोकन चेन, यानी कि चेन जंजीरों में बांध के रखते थे ना। तो जो जंजीर टूटा हुआ है, जंजीर टूटा हुआ, इसका मतलब क्या कि अब कोई बंधा हुआ नहीं है, सब खुल गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद था बंडल ऑफ रॉड्स। इसका डायग्राम आपका बुक में होगा, आप देख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। द बंडल ऑफ रॉड्स, बहुत सारे लकड़ी के टहनियों के ग्रुप थे ऐसे इकट्ठा करके। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति, बोलते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत सारे आदमी मिलेंगे तो पूरा सिस्टम बदल सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं। और वो हुआ द बंडल ऑफ रॉड्स। तो अगर बंडल ऑफ रॉड्स था तो उससे क्या समझते हैं हम लोग, यही कि एकता में ताकत होती है, ठीक।
ठीक है ना। उसके बाद था आई विद इन अ ट्राइंगल, आई विद इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में क्या था, आंख बना हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि आंख है, ये सबको एक नज़र से देख रहा है, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं, सबको ये देख रहा है। और ट्राइंगल से क्या निकल रहा था, ज्ञान, ये रेज निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये चारों तरफ ज्ञान निकल रहा है, लाइट रोशनी निकल रहा है, परम ज्ञान निकल रहा है, जिसके कारण कोई भी किसी को भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। और सब किसी के नज़रों में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चौथा था एक सांप बना हुआ था, स्नेक। एक क्या कर रहा था, सांप का ये मुंह है और ये इसका क्या है, पूंछ है। तो सांप का पूंछ जो था इसका मुंह से ज्वाइन था, ठीक है ना। सांप का पूंछ जो था मुंह से ज्वाइन था। इसका मतलब ये था कि ये जितने भी चीज़ें हम लोग को मिली है ये अनंत समय के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कि 5-10 साल के लिए, इटर्निटी होना चाहिए, यानी कि अमर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छी चीज़ें अमर होना चाहिए, ये इसका सिंबल था, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। अगले बार अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो गरीब लोग थे ये अभी क्यों असंतुष्ट रहेंगे, इनको क्या दिक्कत होगा, उनको वोटिंग राइट नहीं मिला तो वो क्या मान जाएंगे या फिर आगे और आंदोलन होगा। बाकी चीज़ हम लोग अगले लेक्चर